12 अप्रैल 1912 की रात शिमाली बहरे ओकियानूस की स्याह वसतों में एक अजीम जहाज समंदर की ठंडी लहरों को चीरता हुआ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे दुनिया गर्क न होने वाला जहाज कहती थी, एक तैरता हुआ महल था जो ऐशो इशरत और इंसानी इंजीनियरिंग की अजमत की अलामत था। लेकिन उस रात समंदर की खामोशी एक खौफनाक तूफान का पेश खैमा थी। आसमान साफ था, सितारों की चमक से जगमगा रहा था, लेकिन हवा इतनी सर्द थी कि डेक पर खड़े मुसाफिरों के चेहरे सुन्न हो रहे थे। समंदर की गहराइयों में एक बर्फानी तौदा छुपा हुआ था जो इस अजीम ख्वाब को चिकनाचूर करने के लिए तैयार था। जहाज के फर्स्ट क्लास डेक पर आलीशान कोटों में लिपटे मुसाफिर गर्म शराब के गिलास थामे हंसी मजाक कर रहे थे। मार्गरेट मोली ब्राउन, एक अमरीकी खातून जिनकी बहादुरी बाद में तारीख का हिस्सा बनी, अपने दोस्त से सरगोशी में बोली, ये जहाज एक ख्वाब की मानिंद है, लेकिन समंदर की ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। इनके नीचे थर्ड क्लास के डेक पर आयरिश तारकीन वतन की एक फैमिली वेलन की धुन पर नाच रही थी। मार्गरेट मर्फी, एक नौजवान आयरिश लड़की, अपने भाई यूजीन के साथ रेलिंग के पास खड़ी समंदर की स्याह वुसअतों को देख रही थी। उसने सरगोशी की, यूजीन, क्या ये वाकई हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है? यूजीन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थपथपाया, लेकिन उसकी आंखों में भी एक नामालूम खौफ की झलक थी। जहाज के पुल पर कप्तान एडवर्ड स्मिथ, एक तजर्बाकार समंदरी घात, खामोशी से अपनी वॉच देख रहे थे। इनके चेहरे पर तशवीश की लकीरें गहरी थीं। दीगर जहाजों से बर्फानी तोदों की वार्निंग्स मौसूल हो चुकी थीं, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के दबाव और टाइटैनिक की नाकाबिले तस्खीर शोहरत ने इन्हें 22 नॉट की रफ्तार बरकरार रखने पर मजबूर किया। वॉच टावर पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट अपनी आंखें समंदर की तारीकी पर गाड़े हुए थे। रात इतनी साफ थी कि चांद की गैर मौजूदगी में भी सितारों की रोशनी समंदर को हल्का सा चमका रही थी, लेकिन उसी रोशनी ने एक खतरनाक दुश्मन को छिपा रखा था। 3 साल पहले 1909 में बेलफास्ट के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में एक अजीम मंसूबा शक्ल ले रहा था। व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जो समंदरी सफर के मियारात को हमेशा के लिए बदल दे। आरएमएस टाइटैनिक 882 फुट लंबा और 46,328 टन वजनी एक आलीशान शहर की मानिंद था। इसकी चिमनियां इतनी बड़ी थीं कि एक रेलगाड़ी इनके अंदर से गुजर सकती थी। जहाज में ग्रैंड सीढ़ियां, जिनके ऊपर शीशे का गुंबद चमकता था, आलीशान खाने के हॉल और यहां तक कि एक गर्म स्विमिंग पूल भी था। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज है इसे अपनी जिंदगी का शाहकार समझा। वो हर रोज शिपयार्ड में घंटों गुजारते, इस बात को यकीनी बनाते कि हर तफसील कामिल हो। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इस्मी ने इसे दुनिया का सबसे महफूज जहाज करार दिया, लेकिन इनके इस दावे में एक खतरनाक फख्र छुपा था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। बंदरगाह पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी जो इस अजीम जहाज को देखने आई थी। जहाज पर 2208 मुसाफिर और अमला सवार था। फर्स्ट क्लास में दुनिया के अमीर तरीन लोग थे। जॉन जैकब एस्टर चहारुम, एक अमरीकी अरबपति, मार्गरेट ब्राउन, एक समाजी कारकुन, और खुद जे ब्रूस इस्मी। इनके लिए टाइटैनिक एक आलीशान होटल था जिसमें हर सहूलत मौजूद थी। ग्रैंड सीढ़ी, जिसके ऊपर शीशे का गुंबद चमकता था, हर मुसाफिर के लिए एक जदमादा मंजर पेश करती थी। थर्ड क्लास के मुसाफिर, ज्यादातर यूरोपी पारकीन वतन, जहाज के निचले हिस्सों में रहते थे। इनके कमरे सादा थे, लेकिन इनकी आंखों में नई दुनिया, अमेरिका की उम्मीद जगमगा रही थी। मार्गरेट मर्फी ने अपनी डायरी में लिखा, ये जहाज एक पुल की मानिंद है जो हमें गुर्बत से खुशहाली की तरफ ले जा रहा है।
जहाज ने साउथहैम्पटन से चेरबॉर्ग फ्रांस और फिर क्वींसटाउन आयरलैंड का रुख किया, जहां मजीद मुसाफिर सवार हुए। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो अपनी रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी सफर कर रहे थे, जहाज के पुल पर खड़े फख्र से अपनी टीम की रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी। उन्हें मालूम था कि जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स हैं, जिनकी कुल गुंजाइश 1178 अफराद की थी, यानी कुल मुसाफिरों की आधे से भी कम। उस वक्त के ज़वाबित के मुताबिक ये काफ़ी था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि टाइटैनिक जैसा जहाज भी कभी डूब सकता है। मियारी लाइफ बोट्स में से हर एक 65 अफराद ले जा सकती थी, जबकि 2 इमरजेंसी कटर्स 40 अफराद और 4 कोलैप्सिबल बोट्स 47 अफराद की गुंजाइश रखती थीं। लेकिन उस रात ये तादाद एक खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। टाइटैनिक पर जिंदगी एक अजीम थिएटर की मानंद थी। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए हर रात एक आलीशान दावत थी। खाने के मेन्यू में 10 कोर्स शामिल थे, सीपियां, भुना हुआ गोश्त और नायाब शराबें। एक रात जॉन जैकब एस्टर ने अपनी बीवी मैडेलिन से कहा, ये जहाज हमारे मुस्तकबिल की अलामत है। मैडेलिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ये समंदर इतना पुरसुकून क्यों है? थर्ड क्लास के डेक पर जिंदगी सादा लेकिन पुरजोश थी। आयरिश वेलन की धुनें गूंजती थीं और लोग नाचते और गाते थे। एक स्वीडिश तारकीन वतन कार्ल बियर ने अपने खानदान को खत लिखा, ये जहाज हमें नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा है, हम सब पुरजोश हैं। लेकिन निचले डेक्स पर, जहां बॉयलर रूम्स थे, अमला दिन रात कोयला झोंक रहा था ताकि जहाज की रफ्तार बरकरार रखे। 14 अप्रैल 1912 तक टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन शिमाली बहरे ओकियानूस में खतरा मंडला रहा था। दीगर जहाजों जैसे एसएस कैलिफोर्निया और एसएस मिसाबा ने टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को बर्फानी तोदों के बारे में खबरदार किया। एक मैसेज में कैलिफोर्निया ने कहा, हम बर्फानी तोदों से घिरे हुए हैं। लेकिन रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स, जो फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के जाती पैगाम भेजने में मसरूफ थे, उन्होंने तंग आकर जवाब दिया, खामोश रहो, मैं मसरूफ हूं। ये लम्हा टाइटैनिक की तबाही का पेश खैमा साबित हुआ। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर वॉच टावर पर फ्रेडरिक फ्लीट ने एक स्याह साया देखा। उसने फौरन घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग बिल्कुल सामने। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मोरडाक ने फौरन हुक्म दिया कि जहाज का रुख मोड़ दिया जाए और इंजन बंद कर दिए जाएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंद सेकंड बाद टाइटैनिक का दाया हिस्सा बर्फानी तौदे से टकराया। यह कोई जोरदार धमाका नहीं था, बल्कि एक हल्की सी खरचती हुई आवाज थी। ज्यादातर मुसाफिर जो अपने केबिन्स में सो रहे थे या डेक पर खेल रहे थे को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जहाज के निचले हिस्सों में, जहां बॉयलर रूम्स और थर्ड क्लास के केबिन थे, पानी तेजी से दाखिल होना शुरू हो गया। थॉमस एंड्रयूज फौरन नुकसान का जायजा लेने निकले। उन्होंने देखा कि जहाज के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा है। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरने के बावजूद तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त था। एंड्रयूज ने कप्तान स्मिथ से कहा, ये जहाज डूब जाएगा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। ये वो लम्हा था जहां टाइटैनिक की दास्तान एक अजीम ख्वाब से एक खौफनाक सानहे की तरफ मुड़ी। कप्तान स्मिथ ने फौरन अमले को हिदायत दी कि लाइफ बोट्स तैयार की जाएं और मुसाफिरों को डेक पर बुलाया जाए। रेडियो ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हैरल्ड ब्राइट ने सीक्यूडी और एसओएस के मैसेज भेजना शुरू कर दिए, जो उस वक्त के बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी सिग्नल्स थे। करीबी जहाजों से मदद की तलब की गई, लेकिन बदकिस्मती से सबसे करीबी जहाज एसएस कैलिफोर्निया सिर्फ 10 मील दूर था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर रात के लिए बंद कर चुका था। दूसरा जहाज एसएस कार्पेथिया 58 मील दूर था और मदद के लिए पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगने थे। डेक पर मुसाफिरों को अभी तक सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं था। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर जो आलीशान खाने के हॉल से निकल रहे थे, सोचा कि ये एक मामूली वाकया है। कुछ ने मजाक उड़ाया कि शायद हमने एक बड़ी मछली से टक्कर मारी हो,
لیکن جیسے جیسے جہاز کا اگلا حصہ جھکنے لگا اور پانی نچلے ڈیکس پر تیزی سے بڑھنے لگا، خوف کی لہر پھیل گئی۔ کپتان اسمتھ نے حکم دیا کہ خواتین اور بچوں کو پہلے بچایا جائے، لیکن اس اصول پر عمل درآمد ہر جگہ یکساں نہیں تھا۔ فرسٹ کلاس کی خواتین جیسے مارگریٹ براؤن کو فوراً لائف بوٹس کی طرف لے جایا گیا، لیکن تھرڈ کلاس کے مسافر جو جہاز کے نچلے حصوں میں تھے کو ڈیک تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی گیٹ بند کر دیے گئے تھے اور عملے کے کچھ ارکان نے سخت ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہیں اوپر آنے سے روکا۔ مارگریٹ مرفی نے بعد میں بتایا کہ وہ اور ان کا بھائی بمشکل ڈیک تک پہنچے کیونکہ رستے میں ایک گیٹ بند تھا اور انہیں اسے توڑنا پڑا۔ پہلی لائف بوٹ جو رات 12:25 پر اتاری گئی صرف 28 افراد کے ساتھ روانہ ہوئی، حالانکہ اس کی گنجائش 65 افراد کی تھی۔ اس وقت تک جہاز کا اگلا حصہ نمایاں طور پر جھک چکا تھا اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ کچھ فرسٹ کلاس کے مرد جیسے جان جیکب ایسٹر چہارم اپنی بیویوں کو بوٹس میں بٹھایا اور خود پیچھے رہ گئے۔ ایسٹر نے اپنی بیوی میڈلن سے کہا، تم محفوظ رہو گی، میں تم سے نیو یارک میں ملوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ جہاز کا میوزک بینڈ جس کی قیادت والیس ہارکی کر رہے تھے، ڈیک پر موسیقی بجانا شروع کر دی۔ انہوں نے پرسکون راگ جیسے نیئرر مائی گاڈ ٹو دی بجائی تاکہ مسافروں کا حوصلہ برقرار رہے۔ یہ ایک تصویر تھی جو تاریخ میں امر ہو گئی، ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر موسیقی کی گونج۔ رات 2 بجے تک ٹائٹینک کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور پچھلا حصہ ہوا میں اٹھ رہا تھا۔ آخری لائف بوٹس اتاری جا چکی تھیں، لیکن اب بھی سینکڑوں مسافر ڈیک پر موجود تھے۔ کچھ نے پانی میں چھلانگ لگا دی، حالانکہ شمالی بحر اوقیانوس کا پانی 0 درجہ سینٹی گریڈ سے بھی کم تھا۔ زیادہ تر لوگ چند منٹوں میں ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے۔ کپتان اسمتھ ٹائٹینک عظیم جہاز کی داستان پوسٹ پر موجود رہے۔ انہوں نے عملے کو حکم دیا کہ اپنی جان بچاؤ اور خود پل پر واپس چلے گئے۔ کچھ عینی شاہدین کے مطابق وہ آخری لمحات میں پل سے سمندر میں چھلانگ لگا گئے۔ تھامس اینڈروز کو آخری بار جہاز کے سگریٹ روم میں دیکھا گیا، جہاں وہ خاموشی سے دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے، شاید اپنی بنائی ہوئی اس عظیم تخلیق کے خاتمے کو قبول کرتے ہوئے۔ 2:20 صبح ٹائٹینک اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اگلا حصہ پانی میں غرق ہو گیا، جبکہ پچھلا حصہ کچھ دیر تک تیرتا رہا، پھر وہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ سینکڑوں لوگ پانی میں تیر رہے تھے، چیخ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، لیکن لائف بوٹس جو زیادہ تر آدھی بھری تھیں واپس نہیں لوٹیں، کیونکہ عملے کو ڈر تھا کہ ہجوم انہیں ڈبو دے گا۔ صرف ایک بوٹ جس کی قیادت مولی براؤن نے کی واپس لوٹی اور چند لوگوں کو بچایا۔ صبح 4 بجے RMS کارپیتھیا جو پورے زور سے ٹائٹینک کی طرف بڑھ رہا تھا، جائے حادثہ پر پہنچا۔ اس نے لائف بوٹ سے 705 زندہ بچ جانے والوں کو بچایا۔ مارگریٹ مرفی جو اپنے بھائی کے ساتھ ایک لائف بوٹ میں تھیں، نے بعد میں بتایا کہ جب کارپیتھیا کی روشنی نظر آئی، ہمیں لگا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ امداد بہت دیر سے آئی۔ 1500 سے زائد افراد، جن میں کپتان اسمتھ، تھامس اینڈریوز اور جان جیکب ایسٹر شامل تھے، سمندر کی ٹھنڈی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ کارپیتھیا نے زندہ بچ جانے والوں کو نیو یارک پہنچایا، جہاں 18 اپریل 1912 کو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ خبروں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹائٹینک جو غرق نہ ہونے والا کہلاتا تھا، ایک رات میں سمندر کی تہ میں جا چکا تھا۔ اس سانحے نے سمندری سفر کے ضوابط کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بین الاقوامی میریٹائم قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں، جن میں ہر جہاز پر تمام مسافروں کے لیے کافی لائف بوٹس کی موجودگی لازمی قرار دی گئی۔ ریڈیو مواصلات کے 24 گھنٹے فعال رکھنے کے قوانین بنائے گئے اور بین الاقوامی آئس پیٹرول سروس قائم کی گئی تاکہ برفانی تودوں کی نگرانی کی جا سکے۔ 1985 میں رابرٹ بیلٹ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے بحر الاوقیانوس کی تہ میں ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کیا، جو 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود تھا۔ یہ دریافت ایک یاد دہانی تھی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اب سمندر کی خاموشی میں آرام کر رہا ہے۔
टाइटैनिक की कहानी एक अजीम ख्वाब की इब्तिदा से लेकर उसके अलमनाक खात्मे तक इंसानी अज़ाइम, बहादुरी और कमजोरियों की अक्कासी करती है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने उम्मीद के साथ सफर शुरू किया और उनकी कहानी जो कभी मुकम्मल ना हुई। मार्गरेट ब्राउन, जो मोली ब्राउन के नाम से मशहूर हुई, ने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी। मार्गरेट मर्फी ने न्यूयॉर्क में एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वो कभी उस रात की चीखों को ना भूल सकीं। ये थी आरएमएस टाइटैनिक की दास्तान, एक अजीम ख्वाब जो समुंदर की ठंडी गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उस रात की चीखें, वो बहादुरी की दास्तानें और वो कुर्बानियां जो तारीख के औराक में अमर हो गईं, हमें याद दिलाती हैं कि फितरत की ताकत के सामने इंसानी फख्र कितना नातवां है। मार्गरेट मर्फी की उम्मीद, मोली ब्राउन की बहादुरी और कप्तान स्मिथ की आखिरी सांस तक फर्ज की पाबंदी, ये सब इस कहानी का हिस्सा हैं जो वक्त के साथ कभी नहीं भूलेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को झंझोड़ा या आपको इस अजीम सान्हे के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो हमारी ये कोशिश कामयाब हुई। बराए करम इस कहानी को लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको ये पसंद आई। अगर आप चाहते हैं कि ये दास्तान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसे अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प, सनसनीखेज और तारीखी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की खबर मिलती रहे। आइए मिलकर तारीख के उन लम्हात को जिंदा रखें जो हमें हमारी कमजोरियों और बहादुरियों की याद दिलाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ देगी। तब तक अपना ख्याल रखें और समुंदर की गहराइयों में छिपी इस दास्तान को अपने दिल में बसाए रखें। अल्लाह निगहबान।